ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 121। आपको चुपके कौशल प्राप्त हुआ है। चुपके छाया की शक्ति का उपयोग करके आप अपनी उपस्थिति छिपा सकते हैं। कौशल का प्रभाव उस दुश्मन के खिलाफ कम हो जाएगा जो आपसे 2 स्तर ऊपर है। इवान को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसे 6 कोर अवशोषित करने के तुरंत बाद एक कौशल प्राप्त हुआ। उसके लिए कौशल प्राप्त करने की केवल 2% संभावना थी, इसलिए उसने उन कोर को अवशोषित करते समय कौशल प्राप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये कौशल छुपाने वाली अंगूठी के निष्क्रिय प्रभाव के समान है। इवान ने कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद बड़बड़ाया। उसकी छुपाने वाली अंगूठी में एक निष्क्रिय प्रभाव है जो बी रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति से उसकी उपस्थिति को छुपाता है। ये कौशल मेरे लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही छुपाने वाली अंगूठी है जो बी रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति से मेरी उपस्थिति को छुपा सकती है, इवान ने निराश स्वर में कहा। हालांकि यह वास्तविक जीवन में मेरी मदद नहीं कर सकता है, यह मेरी व्यवहारिक परीक्षा के दौरान काम आ सकता है क्योंकि हम वहां अपने आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह निराश था कि उसे कभी भी कोई कौशल प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने और अपने प्राइम कोर को डी जोड़ रैंक पर धकेलने के लिए अन्य कोर को अवशोषित करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही इवान अन्य कोर को अवशोषित करने वाला था, उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। छाया चलना और चुपके कौशल एक दूसरे के साथ गणना योग्य हैं। क्या आप दोनों कौशल को एक में मिलाना चाहते हैं? हाँ, नहीं। पवित्र शटर। इवान उत्तेजना के कारण शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। वह मुझे यह अधिसूचना देखने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने छाया बुलेट और आयामी छाया सुई कौशल को मिलाकर अपना आयामी छाया बुलेट कौशल प्राप्त किया। उन्हें कौशल संयोजन की शक्ति का पता था। उनका आयामी छाया बुलेट कौशल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले छाया बुलेट एक सामान्य कौशल था, लेकिन आयामी छाया सुई कौशल के साथ विलय के बाद ये पूरी तरह से बदल गया। अधिसूचना देखकर इवान ने संकोच नहीं किया और तुरंत हाथ चुन लिया। पिछली बार की तरह जैसे ही इवान ने हाथ चुना, उसका सम्राट कोर तेजी से घूमने लगा। उसने महसूस किया कि उसका मैना तेजी से खत्म हो रहा है। पिछली बार जब उसने कौशल को मिलाया था तो उसे अपने मैना का लगभग 70% उपयोग करना पड़ा था। उसका सम्राट कोर ब्लैक होल की तरह मैना को अवशोषित करना जारी रखता है और केवल 10 सेकंड में इसने उसके कुल मैना का 60% अवशोषित कर लिया। 10 सेकंड के बाद इसने उसके मैना को अवशोषित करना बंद कर दिया और उसके सामने और अधिक अधिसूचनाएं दिखाई दीं। कौशल शैडो वॉक और स्टील्थ को मर्ज किया जा रहा है। दोनों कौशल सफलतापूर्वक मर्ज किए गए हैं। आपको शैडो वॉक कौशल प्राप्त हुआ है। इवान ने नोटिफिकेशन पढ़े और कुछ बार पलकें झपकाईं। ये कौशल नाम परिचित क्यों लगता है? इवान ने चेहरे पर शिकन के साथ बड़बड़ाया। हे भगवान, ये किस तरह का घोटाला है? एक पल के बाद जब इवान को आखिरकार एहसास हुआ कि नाम परिचित क्यों लग रहा था, तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। ये सोचकर कि उसके साथ धोखा हुआ है, इवान ने जल्दी से अपने शैडो वॉक कौशल के विवरण को देखा। शैडो वॉक, आपका शरीर एक अदृश्य छाया में बदल जाएगा और आप बिना किसी बाधा या प्रतिबंध के चल सकते हैं। इवान ने विवरण पढ़ा और पाया कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जब उसने एक बार फिर विवरण पढ़ा तो अदृश्य शब्द ने उसकी नज़र को आकर्षित किया। अदृश्य छाया में बदल जाएगा, इवान ने बड़बड़ाया और अचानक कुछ सोचा। वह आईने के सामने गया और अपने कौशल शैडो वॉक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर एक छाया में बदल गया, लेकिन पहले के विपरीत, जहां लोग कौशल का उपयोग करने के बाद उसकी छाया रूप देख सकते हैं, इवान कौशल को सक्रिय करने के बाद दर्पण में कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इवान जो एक अदृश्य छाया में बदल गया, वह दंग रह गया और एक पल के लिए कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। ये कौशल अदृश्यता से भी बेहतर है क्योंकि मुझे अदृश्य बनाने के अलावा मैं बाधाओं और अन्य प्रतिबंधों को भी पार कर सकता हूँ, इवान ने अभी भी अपनी छाया रूप को बनाए रखते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि यह कौशल कितना प्रभावी है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम बी रैंक से नीचे कोई भी इस कौशल का उपयोग करने के बाद मुझे नहीं देख पाएगा। अचानक इवान ने कुछ नोटिस किया और उसने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने कौशल का उपयोग करना बंद किया, वह एक बार फिर आईने के सामने आया। उसने अपना मन चेक किया और उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। मैंने इसे लगभग 20 सेकंड तक इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे कुल मैना का 5% खो गया। अपने नए शैडो वॉक कौशल का उपयोग करने के लिए मैना लागत पहले की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन जब इवान ने इस नए कौशल के लाभों के बारे में सोचा तो उसे यह वास्तव में काफ़ी उचित लगा। यह स्वाभाविक है कि यह बहुत अधिक मैना की खपत करेगा क्योंकि यह मुझे पूरी तरह से अदृश्य बना देता है। इवान द्वारा शैडो वॉक कौशल के नए प्रभाव की पुष्टि करने के बाद वह बहुत संतुष्ट था। इस कौशल की मदद से परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने की मेरी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इवान एक बार फिर बिस्तर पर बैठ गया और सी जोड़ रैंक कोर उठाया।
पहले की तरह उसने एक बार फिर अपने प्राइम कोर का उपयोग करके इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। चूंकि यह शैडो कोर नहीं था, इसलिए इवान इससे 100% ऊर्जा अवशोषित नहीं कर पाया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद जब उसने काम पूरा किया तो इवान ने देखा कि उसने कोर से केवल 30% ऊर्जा अवशोषित की है। ये देखकर इवान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने अंतिम सी जोड़ रैंक कोर उठाया और परिष्कृत किया। ये जल्द ही इवान ने अंतिम सी जोड़ रैंक कोर को परिष्कृत किया और अन्य सी रैंक कोर को परिष्कृत करना जारी रखा। जब इवान ने अपने 10वें सी रैंक कोर को परिष्कृत किया तो उसका प्राइम कोर अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। आसपास का मैना उसकी ओर दौड़ा और उसके सिर के ऊपर एक छोटा मैना भंवर बन गया। हमेशा की तरह उसका प्राइम कोर भंवर से बड़ी मात्रा में मैना को अवशोषित करना शुरू कर दिया। एक ब्लैक होल की तरह उसका प्राइम कोर भंवर से बड़ी मात्रा में मैना को अवशोषित करना जारी रखता है। यह मैना भंवर अभी भी उस भंवर से छोटा है जो तब बना था जब मेरा सम्राट कोर डी रैंक पर आगे बढ़ा था। इवान ने भंवर के आकार को देखकर सोचा। 5 मिनट के बाद उसके प्राइम कोर ने मैना को अवशोषित करना बंद कर दिया और उसके सिर के ऊपर का भंवर गायब हो गया। उसके प्राइम कोर ने ऊर्जा की एक लहर जारी की जिसने उसके शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसका मैना रिजर्व बहुत बढ़ गया और उसकी शारीरिक शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। जल्द ही उसके प्राइम कोर ने ऊर्जा जारी करना बंद कर दिया और यह सफलतापूर्वक डी जोड़ रैंक पर स्थिर हो गया। इवान को अपने शरीर में नई शक्ति का संचार महसूस हुआ और उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। लेकिन जल्द ही उसे कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। मेरा प्राइम कोर मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहा है, इवान ने खुद से कहा। उसने अपने प्राइम कोर का विश्लेषण किया और पाया कि उसके प्राइम कोर के अंदर की ऊर्जा थोड़ी अव्यवस्थित थी। आखिर क्या हो रहा है? इवान उलझन में था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। जब भी वह अपने प्राइम कोर को ऊपर उठाता है तो उसकी ऊर्जा हमेशा शांत रहती है। कुछ समय तक अपने कोर को देखने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मोनाक कोर अभी भी सी रैंक पर नहीं है। लोग कम समय में अपने कोर को ऊपर नहीं उठा सकते। हर बार लेवल अप करने के बाद उन्हें अपने कोर को स्थिर करना होगा। लेकिन इवान को अपने मोनाक कोर की वजह से पहले कभी इस समस्या के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी। जब तक उसके मोनाक कोर की रैंक उसके प्राइम कोर से अधिक है तब तक वह इसे स्थिर किए बिना लेवल कर सकता है। लेकिन अब जब ये डी जोड़ रैंक पर पहुंच गया है और अपने मोनाक कोर रैंक को पकड़ लिया है तो ये लेवल अप करने के बाद पूरी तरह से स्थिर नहीं है। ठीक है, यह ऐसा है जैसे मैं जल्द ही अपने प्राइम कोर को फिर से लेवल अप करने की योजना बना रहा हूं। इवान ने अपने कंधे उचकाए और खड़ा हो गया। अब जब उसका प्राइम कोर डी जोड़ रैंक पर पहुंच गया है तो उसका अपने मोनाक कोर से पहले इसे लेवल अप करने का कोई इरादा नहीं है। चूंकि वह सी रैंक पर पहुंचने के बाद अपनी क्लास प्राप्त करेगा, इसलिए वह पहले अपने मोनाक कोर को लेवल अप करना चाहता है। उसे चिंता थी कि अगर उसने पहले अपने प्राइम कोर को लेवल अप किया और इसके माध्यम से एक जॉब क्लास प्राप्त की तो वह अपने मोनाक कोर के माध्यम से क्लास प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालांकि वह बहुत कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसे यकीन है कि उसके मोनाक कोर के माध्यम से उसे जो जॉब क्लास मिलेगी वह उसके प्राइम कोर से बेहतर होगी। बेशक वह ये भी जानता था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे अपने मोनाक कोर के माध्यम से कोई क्लास नहीं मिलेगी और यह सी रैंक पर पहुंचने के बाद हर बार की तरह उसकी ताकत को बढ़ाएगा। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उन्हें मोनाक कोर उनकी शारीरिक बनावट के कारण मिला था। वे इस कोर के साथ पैदा नहीं हुए थे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसे कोई जॉब क्लास न मिले, भले ही वह उसका स्तर सी रैंक तक सुधार ले। भले ही मुझे इसके माध्यम से कोई क्लास न मिले, लेकिन मोनाक कोर ने मुझे जो शक्ति प्रदान की है वह उसके स्तर अप के साथ पर्याप्त से अधिक है, इवान ने कहा और अपने शरीर को फैलाया। स्तर ऊपर करने के बाद वह ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या करना है। अचानक उसे आइस ट्रोल के शरीर के बारे में ख्याल आया जिसे उसने फ्रॉस्ट वर्ल्ड डेंगॉन से चुराया था। मुझे जाकर इसे बेच देना चाहिए, इवान ने कहा और एक बार फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि वह अपनी नई ताकत और कौशल का परीक्षण करने के लिए जंगल में जाना चाहता था, लेकिन वह वहां नहीं जा सकता क्योंकि व्यवहारिक परीक्षाओं के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसलिए अकादमी के छात्रों को शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। मैं वापस आने के बाद वीआर में अपनी ताकत आजमाऊंगा, इवान ने अकादमी छोड़ने के बाद सोचा। उसके पास अभी भी कुछ मिशन पॉइंट बचे हैं जिनका वह उपयोग कर सकता है। अकादमी छोड़ने के बाद उसने टैक्सी ली और शहर के प्लाजा में पहुंच गया। वह अंदर गया और देखा कि हमेशा की तरह सिटी प्लाजा में चहल पहल थी। उसने सिटी प्लाजा के कई कर्मचारियों को ग्राहकों की मदद करते देखा। कुछ लोग उसकी तरह ही सामान बेचने आए थे, जबकि कुछ लोग कुछ खरीदने आए थे और पूछ रहे थे कि उन्हें कौन सी मंजिल पर यह मिल सकता है। जल्द ही एक कर्मचारी ने इवान को देखा और उसके चेहरे पर हैरानी भरी नजर आई। क्या ये वही आदमी नहीं है जो पिछली बार यहाँ आने पर मुझसे प्यार कर बैठा था? डायलन ने सोचा और मुस्कुराते हुए इवान की ओर बढ़ा। मुझे खुशी है कि उसने मेरे द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद आत्महत्या नहीं की।
जब इवान ने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है तो उसने उधर देखा और उसका मुंह फड़कने से नहीं रुका। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने इस आदमी को उसके अजीब दिखने वाले चेहरे की वजह से दया भरी नज़र से देखा था, लेकिन इस पागल को लगा कि वह उससे प्यार करता है। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डायलन ने उसके पास आकर पूछा। मैं बर्फ के ट्रोल का शव बेचना चाहता हूँ, इवान ने सपाट आवाज़ में कहा। इस बार उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया क्योंकि उसे डर था कि यह पागल फिर से कुछ अजीब सोचेगा। अच्छा हुआ कि उसने इस बार बकवास नहीं की, वरना मैं यहाँ कोई हत्या कर देता, इवान ने मन ही मन सोचा। बर्फ के ट्रोल का शव। डायलन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी क्योंकि किसी के लिए ट्रोल का शव लाना बहुत दुर्लभ है। कृपया मेरे साथ आइए, डायलन ने इवान से कहा और उसे एक कमरे की ओर ले गया। तारांकन 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 तारांकन। सफ़ेद बर्फ से ढकी दुनिया में रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। तारों के बीच एक पूर्ण चंद्रमा जो नीले रंग का था और एक आधा बैंगनी चांद रात के आसमान को दो अलग अलग रंगों में रोशन कर रहा था। सुंदर आसमान के नीचे बर्फ का शहर ग्लेशियल हिम और भी सुंदर लग रहा था। शहर की सभी इमारतें शुद्ध सफ़ेद बर्फ से बनी थीं और शहर में कई लोग टहलते हुए देखे जा सकते थे। कोई भी उन्हें इंसान समझ सकता था अगर उनकी पीली नीली त्वचा और बैंगनी रंग की आंखें न होतीं। शहर के केंद्र में बादलों तक पहुंचने वाला एक विशाल बर्फ का पहाड़ खड़ा था। इस बर्फ के पहाड़ की चोटी पर हल्के नीले रंग की बर्फ से बना एक बड़ा महल खड़ा था। ग्लेशियल हिम शहर के लोगों की तरह दिखने वाले कई लोग पूरे महल में पहरा दे रहे थे। इन लोगों ने भारी कवच पहन रखा था और तरह तरह के हथियार पकड़े हुए थे। बर्फ के महल के प्रवेश द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे जो दूसरे गश्त करने वाले पहरेदारों से अलग दिखते थे। उनके हाथों में भाले थे। ये दो लोग 2 मीटर लंबे थे और एक भयानक आभा छोड़ रहे थे जो पूरे महल को ढक रही थी। दूसरे गश्त करने वाले पहरेदार उनकी आंखों में सम्मान और डर भरकर देख रहे थे। इसी समय अचानक महल के प्रवेश द्वार के सामने लाल धुंध छोड़ने वाला एक द्वार दिखाई दिया। दोनों गार्ड जो खड़े थे उन्हें लगा कि जैसे ही पोर्टल वहां दिखाई दिया उनके शरीर अकड़ गए। पोर्टल से एक आदमी जो लगभग 190 सेमी लंबा था, गहरे लाल रंग की त्वचा और उसके सिर के दोनों तरफ 2 सींग थे, बाहर आया। उस आदमी ने कैजुअल दिखने वाली काली पैंट और शर्ट पहनी हुई थी जो अजीब तरह से उस पर अच्छी लग रही थी। उसकी गहरी लाल आंखें भावहीन थीं और समय समय पर उसके शरीर से थोड़ी मात्रा में लाल धुंध निकल रही थी। हालांकि आदमी बाहर आने के बाद कोई आभा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन खड़े दोनों गार्डों को लगा कि उस आदमी को देखते ही उनके शरीर कांप रहे थे। आदमी के बाहर आने के बाद उसके पीछे का पोर्टल गायब हो गया और उसने बिना किसी भावना के गार्डों को देखा। जब गार्डों को लगा कि आदमी उन्हें देख रहा है तो उन्हें लगा कि कोई पहाड़ उन पर टूट रहा है और उनके पैर कांपने लगे। वे दोनों घुटने टेकने वाले थे, तभी गार्डों और आदमी के सामने एक हल्के नीले रंग का पोर्टल दिखाई दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बताए बिना यहाँ आना और मेरे लोगों को डराने की कोशिश करना असभ्यता है? पोर्टल से एक ठंडी आवाज़ आई लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। पोर्टल को देखकर आदमी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और 2 गार्डों की परवाह किए बिना वह पोर्टल के अंदर चला गया। आदमी के पोर्टल में प्रवेश करने के बाद वह गायब हो गया। जब पोर्टल गायब हो गया तो दोनों गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में अभी भी डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद बाफोमेट एक सिंहासन कक्ष में पहुंच गया। बाफोमेट ने अपने सामने देखा और बर्फ का एक बड़ा सिंहासन देखा। बड़े सिंहासन पर एक प्राणी जो 3 मीटर लंबा था, सफ़ेद फर से ढका हुआ था। उसका चेहरा यति जैसा था और किंग कांग बैठा था और अपनी ठंडी गहरी नीली आंखों से उसे देख रहा था। ये सफ़ेद विंटरक्लॉ है, विंटरक्लॉ की ठंडी आंखों की परवाह किए बिना बाफोमेट ने सपाट स्वर में कहा। उसके पीछे लाल रंग का एक सिंहासन प्रकट हुआ और हवा में तैरने लगा। बाफोमेट उछलकर सिंहासन पर बैठ गया जो विंटरक्लॉ की आंखों के स्तर पर था। ये देखकर विंटरक्लॉ के हाव भाव नहीं बदले और वह बाफोमेट को ठंडी आंखों से देखता रहा। बाफोमेट के बैठ जाने के बाद उनमें से कोई भी बहुत देर तक नहीं बोला। आखिरकार विंटरक्लॉ ने अपना मुंह खोला और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बाफोमेट? मैं यहाँ एक सौदा करने आया हूँ, बाफोमेट ने अपना सिर अपने हाथ पर टिकाते हुए कहा। सौदा? विंटरक्लॉ के क्रूर चेहरे पर दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया। किस तरह का सौदा? विंटरक्लॉ की बात सुनकर बाफोमेट के भावहीन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने इसे पा लिया है, बाफोमेट ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके हाथ से लाल धुंध बह रही थी जो उसके सामने एक छोटा सा लाल द्वार बना रही थी। विंटरक्लॉ ने बिना किसी खास दिलचस्पी के छोटे पोर्टल को देखा, लेकिन अचानक पोर्टल के सामने लाल धुआं साफ हो गया और वह देख पाया कि पोर्टल के पीछे क्या है। पोर्टल के पीछे की चीज को देखकर और उसकी आभा को महसूस करते हुए विंटरक्लॉ की गहरी नीली आंखें कांप उठीं और वह लगभग अपने सिंहासन से उछल पड़ा। अपने विंटरक्लॉ की आंखों में आए बदलाव को देखकर बाफोमेट ने अपनी उंगली हिलाई और पोर्टल गायब हो गया।
पोर्टल को गायब होते देखकर विंटरक्लाव ने बैफोमेट की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था, और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुमने छाया क्षेत्र का स्थान कैसे पाया? विंटरक्लाव ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कैसे पाया, लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे उसी क्षण से ढूंढ रहे हो जब से वह गायब हुआ था, बैफोमेट ने विंटरक्लाव के पेट को देखते हुए कहा जो सफ़ेद फर से ढका हुआ था। बैफोमेट की उस आदमी को मारने की मंशा के बारे में बात सुनकर विंटरक्लाव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने इसे पार करने की कोशिश की। उसने एक बार फिर बैफोमेट की ओर देखा और पूछा, तुम मेरे साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छाया क्षेत्र का स्थान बता दूंगा और हम साथ मिलकर उसका अन्वेषण कर सकते हैं, बैफोमेट ने विंटरक्लाव को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? विंटरक्लाव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? भले ही तुम छाया क्षेत्र का स्थान जानते हो, लेकिन शासक के प्रतिबंध के कारण तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और भले ही तुम छाया क्षेत्र में अपने सबसे मजबूत लोगों को भेज दो, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं है कि वे उस बिहा अनास्तासिया से निपट पाएंगे। विंटरक्लाव की बात सुनने के बाद भी बैफोमेट के हाव भाव नहीं बदले और उसने उदासीन स्वर में पूछा, तो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? विंटरक्लॉ ने एक पल के लिए बैफोमेट को देखा और फिर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी तरह मैं भी शासक के प्रतिबंधों के कारण छाया क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें उस चीज़ से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए छाया क्षेत्र से कुछ चाहिए। अनास्तासिया एक ऐसी व्यक्ति है जो हमें कड़ी टक्कर दे सकती है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हम उससे छुटकारा पाए बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने कुछ सबसे मजबूत लोगों को वहां भेजूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम भी वही करो। अगर मेरे पास इतने लोग होते जो उससे निपट सकते तो मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताता। उससे छुटकारा पाओ। बैफोमेट की बात सुनकर विंटरक्लॉ के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई, लेकिन उसने उसे सही करने की कोशिश नहीं की। मुझे डर है कि हम में से किसी की मौजूदगी के बिना उससे छुटकारा पाना असंभव है, विंटरक्लॉ ने सोचा और बैफोमेट को एक विचारशील भाव से देखा। क्या तुमने पोर्टल खोजने के बाद छाया क्षेत्र का पता लगाने के लिए किसी को भेजा था? विंटरक्लॉ ने पूछा। नहीं, बैफोमेट ने उत्तर दिया, द्वार पर एक सील है और मुझे इसे तोड़ने में कुछ समय लगेगा। उस कमीने ने छाया क्षेत्र के द्वार पर भी सील लगा दी। विंटरक्लॉ उस आदमी की शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पूरे क्षेत्र को सील करना कोई हंसी की बात नहीं है, भले ही वे उसके जैसे ही हैं, फिर भी वे अपनी शक्ति से पूरे क्षेत्र को सील नहीं कर सकते। तुम्हें सील तोड़ने में कितना समय लगेगा? विंटरक्लॉ ने प्रवेश द्वार का स्थान नहीं पूछा क्योंकि वह जानता था बैफोमेट उसे यह नहीं बताएगा। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। तो क्या अब तुम्हारी दिलचस्पी है? विंटरक्लॉ ने बैफोमेट की लाल आंखों को देखा और एक पल बाद कहा, जब तुम उस सील को हटा दोगे तो मुझे सूचित करना। जरूर, बैफोमेट ने कहा और अचानक लाल धुंध ने उसे घेर लिया। अगले ही पल बैफोमेट लाल धुंध के साथ सिंहासन कक्ष से गायब हो गया। बैफोमेट के गायब होने के बाद विंटरक्लॉ कुछ देर तक अपने सिंहासन पर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने अपने पेट की ओर देखा और वहां के आसपास के बाल गायब होने लगे। जब उसके पेट के आसपास के बाल गायब हो गए तो वहां गोल्फ की गेंद के आकार का घाव दिखाई दिया। घाव बहुत छोटा था, लेकिन एक अजीब काली ऊर्जा उस घाव में बह रही थी और उसके मांस को निगलने की कोशिश कर रही थी। एक हल्की नीली ऊर्जा मुश्किल से काली ऊर्जा को रोक पा रही थी। काली ऊर्जा को देखकर विंटरक्लॉ की आंखें और भी ठंडी हो गईं। कुछ देर तक अपने घाव को देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिंहासन कक्ष एक बार फिर शांत हो गया। इवान ने आइस्ट्रोल का शरीर बेचने के बाद शहर के प्लाजा को छोड़ दिया। चूंकि इसका खून हीलिंग पोशन बनाने में मुख्य सामग्री में से एक है, इवान को सिर्फ शरीर के लिए 1 लाख क्रेडिट मिले। अगर वह उसका सिर नहीं उड़ाता तो उसे और भी बहुत कुछ मिल सकता था। आइस्ट्रोल के शरीर के साथ उसने सी रैंक के भेड़िए का शरीर भी बेचा जिसे उसने पिछली बार जंगल में मारा था। भेड़िए का वह सी रैंक का शरीर 15,000 क्रेडिट में बिका। हालांकि यह काले राक्षस के शरीर से भी कम था जिसे उसने 30,000 क्रेडिट में बेचा था, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि काले राक्षस के शरीर के विपरीत भेड़िए का शरीर काफी क्षतिग्रस्त था और उसका शरीर काले राक्षस से कम उपयोगी था। प्लाजा से बाहर आने के बाद इवान ने एक बर्गर की दुकान देखी और अपने लिए एक खरीदने का फैसला किया। बर्गर की दुकान का नाम था एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्गर। इवान ने असाधारण मसालेदार चीज सॉस के साथ एक क्रिस्पी चिकन बर्गर खरीदा और अकादमी वापस चला गया। अकादमी वापस आने के बाद इवान सीधे अकादमी के प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चला गया। वह जल्द ही वीआर रूम के सामने पहुंच गया और 5 मिशन पॉइंट का उपयोग करके उसे 24 घंटे के लिए किराए पर ले लिया। आइए मेरे प्राइम कोर को डी जोर रैंक तक ले जाने के बाद मेरे सुधार को देखें। इवान ने वीआर रूम में प्रवेश करते ही बड़बड़ाया और उसका दरवाज़ा बंद था। तारांकन 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 तारांकन, मुझे उम्मीद है कि यह पर्याप्त होगा, वैलेरी ने अपने हाथ में पारदर्शी कांच की बोतल को देखते हुए कहा। वह हल्के नीले रंग के तरल की एक छोटी बोतल पकड़े हुए जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी।
उसने एक गहरी सांस ली और छोटी बोतल से कॉर्क निकाला। वैलेरी ने अपने हाथ में पोशन को सूंघा और अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस की। सूंघने के बाद उसने और इंतजार नहीं किया और एक ही झटके में पूरी पोशन गटक ली। औषधि पीने के बाद उसने औषधि की बोतल गिरा दी और ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले 5 सेकंड तक उसे अपने पूरे शरीर में हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसके शरीर में अत्यधिक ठंडी ऊर्जा बनने लगी। उसके पूरे शरीर पर बर्फ की एक परत दिखाई देने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और उसे महसूस हो रही अत्यधिक ठंड के कारण उसके दांत किटकिटाने लगे। जल्द ही उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। उसके शरीर के अंदर बर्फ के फूल से बनी औषधि की ठंडी ऊर्जा बेकाबू हो गई और उसके शरीर को अंदर से जमा दिया। अगर कोई उसके आंतरिक अंगों की स्थिति को देखे तो वह ये देखकर चौंक जाएगा कि वे धीरे धीरे जम रहे थे। यहाँ तक कि उसका दिल और मुख्य कोर भी धीरे धीरे जमने लगा। अत्यधिक ठंड के कारण वैलेरी का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने होठों को काटा और इसे सहन किया। 1 मिनट के बाद अचानक उसके शरीर ने आखिरकार ठंडी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके आंतरिक अंग जो लगभग जम चुके थे, अचानक अपने आसपास की ठंडी ऊर्जा को अवशोषित करने लगे। उनके आसपास की बर्फ की परत गायब होने लगी और उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। लेकिन पहले की तरह जब उसे ठंड का एहसास सहना मुश्किल लगता था, इस बार यह बहुत आरामदायक था। यहाँ तक कि उसका प्राइम कोर भी ठंडी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। अचानक उसके शरीर को ढकने वाली बर्फ की परत गायब होने लगी, उसके हल्के नीले बाल सफ़ेद होने लगे और उसकी आंखें चांदी के रंग की हो गईं। उसकी आभा बढ़ने लगी और उसका शरीर हिलना बंद हो गया। उसका शरीर ठंडी ऊर्जा को लालच से अवशोषित कर रहा था। 5 मिनट बाद वैलेरी ने धीरे धीरे अपनी चांदी की आंखें खोलीं और उसके सामने एक सूचना दिखाई दी। आपने अपने आइस रीपर फिजिक को पूरी तरह से जगा दिया है। यह आखिरकार जाग गया है, वैलेरी ने कहा और उसकी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा ठंडी लग रही थी। उसने अपने प्राइम कोर का विश्लेषण किया और पाया कि यह भी बी रैंक पर पहुंच गया है। जल्द ही उसके बालों का रंग फिर से हल्का नीला हो गया और उसकी आंखें भी सामान्य हो गईं। जैसे ही वह सामान्य हुई, उसे कमजोरी का एहसास हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तारानकन तारानकन तारानकन, किसने सोचा होगा कि मुझे उनसे ऐसा कुछ मिलेगा, लियोन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसके हाथ में एक नारंगी रंग की गोली थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी टेढ़ी मुस्कान थी। तो इस बार कई गिल्ड अपने प्रैक्टिकल परीक्षा परिणामों के आधार पर छात्रों की भर्ती करेंगे और वे चाहते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं और सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल हो जाऊं, लियोन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। लगता है कि वे वास्तव में चाहते हैं कि मैं सिल्वर स्टार गिल्ड में शामिल हो जाऊं, इसीलिए उन्होंने परीक्षा से पहले मुझे बी रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए यह ब्लेज एसेंस गोली भेजी है, लियोन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसे परवाह नहीं है कि डार्क गिल्ड उसे सिल्वर स्टार गिल्ड में क्यों शामिल करना चाहता है। जब तक उसे उनसे लाभ मिल रहा है, वह उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। जल्द ही उसने अपने कपड़े उतार दिए और अपने जन्मदिन के सूट में था। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और ब्लेज एसेंस की गोली ले ली। गोली उसके मुंह में पिघल गई और बड़ी मात्रा में ऊर्जा में बदल गई जो उसके प्राइम कोर की ओर चली गई। कोर की ऊर्जा के विपरीत गोली की ऊर्जा बहुत कोमल थी और उसका कोर इसे आसानी से अवशोषित करने में सक्षम था। उसका प्राइम कोर तेज गति से बी रैंक की ओर बढ़ा। लियोन के चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी शक्ति बढ़ रही है। उसका शरीर अत्यधिक गर्मी विकीर्ण कर रहा था और ब्लेज एसेंस की गोली के कारण लाल हो गया था। गोली से सारी ऊर्जा अवशोषित करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। केवल 2 घंटों में उसने गोली से सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली और उसका प्राइम कोर सफलतापूर्वक बी रैंक पर पहुंच गया। वास्तव में केवल वैलेरी और लियोन ही आगे नहीं बढ़े। ऐसे कई छात्र थे जिन्होंने अपनी रैंक बढ़ाने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। वे सभी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे और ऑल हंटर अकादमिक टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका पाना चाहते थे। एस्ट्रेट अकादमी के सामने एक कार रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया जिसने काले रंग का औपचारिक सूट पहना हुआ था। उस आदमी के भूरे बाल, काली आंखें और चेहरे के दाहिने हिस्से पर एक छोटा सा निशान था। कार से बाहर आने के बाद उस आदमी ने अकादमी को पुरानी यादों से देखा और अंदर चला गया। अभी अभी बाहर आए आदमी का नाम जेफरी है, जो A+ रैंक का शिकारी है और क्रिम्सन ब्लेड का गिल्ड मास्टर है जो एक गोल्ड रैंक गिल्ड है। आज एस्ट्रेट अकादमी की व्यावहारिक परीक्षा का दिन है, इसलिए वह ये देखने के लिए यहाँ आया था कि क्या वह अपने गिल्ड में एक अच्छे शिकारी की भर्ती कर सकता है। आप देर से आए जेफरी, एस्ट्रेट अकादमी के शिक्षकों में से एक एडवर्ड ने जेफरी के अंदर कदम रखते ही कहा। क्या दूसरे लोग पहले से ही यहाँ हैं? जेफरी ने एडवर्ड से दोस्ताना गले मिलते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ आप और सिल्वर स्टार गिल्ड के लोग यहाँ नहीं हैं, एडवर्ड ने गले मिलते हुए जवाब दिया। एडवर्ड की बात सुनने के बाद जेफरी ने कहा, परीक्षा शुरू होने में अभी भी लगभग 30 मिनट बाकी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं देर से आया हूँ।
चूंकि आप नए शिकारियों की भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए आपको जल्दी आकर उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, एडवर्ड ने आंखें घुमाते हुए कहा। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जल्दी आ जाऊं तो भी कुछ बदलेगा। अचानक जेफरी और एडवर्ड दोनों ने अकादमी के दरवाजे की ओर देखा और वहां एक और कार रुकी हुई देखी। कार से एक युवा व्यक्ति जो अपनी उम्र के मध्य 20वें वर्ष में दिखता है, बाहर आता है। उस व्यक्ति के काले बाल, तीखी नीली आंखें और कंधों पर एक सुंदर चेहरा था। तो सिल्वर स्टार गिल्ड ने इसाक को भेजा, एडवर्ड ने उस व्यक्ति को देखने के बाद कहा। वह वर्तमान में सिल्वर स्टार गिल्ड के उभरते युवा सितारों में से एक है। ये सामान्य है कि जब हम युवाओं की भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे उसे भेजेंगे, जेफरी ने कहा। नमस्ते, गिल्ड मास्टर जेफरी, प्रशिक्षक एडवर्ड। इसाक ने वहां आने के बाद विनम्रता से उनका अभिवादन किया। तुम पहले से ही मेरे जैसे ही एक रैंक के शिकारी हो, इसहाक, तुम्हें मेरे साथ इस तरह से पेश आने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्ड ने इसहाक से हंसते हुए कहा। तुम ही थे जिन्होंने मुझे भला ठीक से चलाना सिखाया, इसलिए मेरे लिए तुम्हें प्रशिक्षक कहना स्वाभाविक है। इसहाक की बात सुनकर एडवर्ड ने अपना सिर हिलाया और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। चलो चलते हैं, दूसरे गिल्ड के लोग अंदर हैं, एडवर्ड ने कहा और उन दोनों को अंदर ले गया। मैंने सुना है कि इस साल कुछ अच्छे सीडिंग हैं, इसहाक ने एडवर्ड का पीछा करते हुए कहा। तो उन्हें भर्ती करने की पूरी कोशिश करो, एडवर्ड ने इसहाक की बात सुनकर कहा। उन्हें भर्ती करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र सिल्वर स्टार गिल्ड के प्रस्ताव को मना करेगा, जेफरी ने भी थोड़े ईर्ष्या भरे लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर इसहाक बस मुस्कुराया क्योंकि वह भी जानता था कि केवल एक मूर्ख ही उसे मना करेगा। तारांकन तारांकन तारांकन। एक बड़े कमरे में चौथे वर्ष के सभी 88 छात्र मौजूद थे। कमरा बहुत बड़ा था और छात्रों के अलावा कमरे में 88 वीआर पॉड थे। ये वीआर पॉड खास तौर पर अकादमी की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए थे। कुछ छात्र इतने सारे वीआर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक निम्न श्रेणी के वीआर की कीमत भी लगभग 3 मिलियन क्रेडिट है और देखने से ही छात्रों को पता चल जाता है कि ये वीआर निम्न स्तर के नहीं हैं। अधिकांश छात्र एक समूह में खड़े थे और एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले ही टीम बना रहे थे। कुछ 6 के समूह में थे जबकि कुछ 4 के समूह में थे। चिट का उपयोग करके बनाई गई 2 की टीम में बहुत कम लोग खड़े थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वास्तव में एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। यह अकेला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इवान था। जहां तक उसके साथी माइक की बात है तो वह 6 अन्य लोगों के साथ खड़ा था। ये 6 उसके गिरोह के 3 सदस्य और उनके साथी थे। समय समय पर छात्र इवान को मनोरंजक भावों से देख रहे थे। कुछ छात्र तो उसे अपने साथ काम करने के लिए भी कहने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन सभी ने देखा कि उसने माइक को कितनी आसानी से हरा दिया। जब इन छात्रों ने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। भले ही वह अकेला खड़ा था, लेकिन इवान घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। वह देख सकता था कि कई लोग डी जोड़ रैंक से सी रैंक पर पहुंच गए हैं और कुछ सी रैंक से सी जोड़ रैंक पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये देखने के बाद भी उसे भरोसा था कि वह ठीक हो जाएगा। इवान ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि वैलेरी एक पुरुष छात्र के साथ खड़ी थी। वह चिट से मिले छात्र के अलावा किसी अन्य छात्र के साथ टीम नहीं बना रही थी। उसने लियोन को भी देखा जो एक महिला छात्र के साथ खड़ा था, लेकिन वैलेरी की टीम के साथी के विपरीत लियोन की महिला टीम एक सी रैंक की शिकारी थी। इन दोनों से निपटना मुश्किल होगा, इवान ने सोचा जब उसने वैलेरी और लियोन को देखा। इस समय बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला और एलेना और एक अन्य पुरुष शिक्षक अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले छात्रों की गिनती की और सभी को उपस्थित देखकर वे वीआर की ओर बढ़ गए। एलेना के साथ आए पुरुष शिक्षक का नाम कोल था और वह भी जोड़ रैंक का ही है। जब वे दोनों आए तो उन्हें बहुत सारे छात्रों को बड़ी बड़ी टोलियों में खड़े देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इवान को अकेले खड़ा देखकर वे भी हैरान रह गए। एलेना, जो उसके और माइक के बीच की समस्या के बारे में जानती थी, वह उसके लिए आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। वह पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहा है और यह कुछ इस तरह से हो गया। क्या इस लड़के ने अपने अच्छे लुक का इस्तेमाल करके पुरुष छात्रों को लुभाने की कोशिश की और अब वह बहिष्कृत हो गया? दूसरी ओर कोल अपने अनोखे दिमाग से बिल्कुल अलग बात सोच रहा था। ठीक है, अब जब सब यहाँ हैं तो चलिए शुरू करते हैं। कोल ने इवान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वीआर के सामने आकर चिल्लाया। मैं नियमों को नहीं दोहराने जा रहा हूं क्योंकि आप सभी पहले से ही उनके बारे में जानते हैं। जहां तक अकादमी से मिलने वाले पुरस्कारों की बात है तो आपको परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके बारे में पता चलेगा। परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें क्योंकि मेरा विश्वास करें, इस बार पुरस्कार पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बेहतर हैं, कोल ने कहा और सभी वीआर पॉड्स एक साथ खुल गए। एक वीआर पॉड चुनो और लेट जाओ, इस वर्ष की व्यावहारिक परीक्षा शुरू होने वाली है। एडवर्ड इसाक और जेफरी दोनों को एक कमरे में ले आया जहां बहुत से लोग बैठे थे। कमरे में एक बड़ी स्क्रीन थी जो अभी बंद थी।
ज्यादातर लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे जबकि कुछ चुपचाप बैठे परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जब एडवर्ड जेफरी और इसाक को लेकर आया तो दूसरे लोगों ने उनकी तरफ देखा। जेफरी यहाँ है, छोटे बालों वाले एक आदमी ने जेफरी को देखकर आवाज लगाई। बहुत समय हो गया है जूलियन। जेफरी उसके पास गया और उसके पास बैठ गया। जूलियन भी जेफरी की तरह ही A+ रैंक का शिकारी है। वह साइलेंट ब्लेड का गिल्ड मास्टर है, जो एक गोल्ड रैंक गिल्ड है। एडवर्ड और इसाक दूसरी खाली कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे में कुल 24 लोग थे और वे सभी A रैंक या A+ रैंक के शिकारी थे। उनमें से 19 लोग अलग अलग गिल्ड से आए थे जबकि बाकी 5 अकादमी के शिक्षक थे। उनमें से 3 गोल्ड लेवल गिल्ड से थे, 5 सिल्वर लेवल गिल्ड से थे और 10 ब्रॉन्ज रैंक गिल्ड से थे। इसाक सिल्वर स्टार गिल्ड से था जो प्लेटिनम लेवल गिल्ड है। अचानक बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी और सभी लोगों ने उस पर एक बड़े द्वीप की छवि देखी। ये द्वीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर बड़ा था और समुद्र के बीच में था। तो यह वह विशेष वर्चुअल मैप है जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी, एक महिला शिकारी ने कहा, जो लगभग 30 साल की लग रही थी। उसने घुटनों तक की काली स्कर्ट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। उसका नाम ओलिवा था, जो ट्वाइलाइट मून की गिल्ड मास्टर थी, जो एक गोल्ड रैंक गिल्ड भी है। अन्य लोगों ने भी उत्सुक चेहरों के साथ द्वीप को देखा। वहां छोटी चट्टानें, कुछ छोटी झीलें, जंगल और कई अन्य चीजें थीं। जल्द ही उन्होंने देखा कि बड़ी स्क्रीन 10 छोटी स्क्रीन में विभाजित हो गई और छात्र उन पर दिखाई देने लगे। परीक्षा शुरू हो गई है, इसाक ने अलग अलग स्क्रीन को देखते हुए कहा। परीक्षा 24 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, कोल ने कहा और VR पॉड्स बंद हो गए। इवान और अन्य छात्रों को अपनी चेतना खोती हुई महसूस हुई और जल्द ही उनकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। अगले सेकंड जब इवान ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रेतीले इलाके में खड़ा पाया। उसने अपने पीछे देखा और एक अंतहीन समुद्र देखा। मुझे समुद्र तक देखे हुए बहुत समय हो गया है, इवान ने अपने पैरों के नीचे रेत को देखते हुए सोचा। उसने अपने बगल में देखा और माइक को वहां खड़ा पाया। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि कोल ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि वे अपने साथी के साथ टेलीपोर्ट हो जाएंगे। माइक ने भी इवान को देखा और वह थोड़ा घबराया हुआ था, उसे डर था कि इवान उसे मार देगा। माइक के चेहरे पर घबराहट देखकर इवान ने खुद को उसके साथ परेशान नहीं किया और दूर जाने लगा। इवान को कुछ नहीं करते देखकर माइक ने राहत की सांस ली और इवान से अलग दिशा में चलने लगा। मुझे पहले ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इवान कहाँ है। लुकास और अन्य लोगों के बारे में माइक ने दूर जाते हुए सोचा। यह अफसोस की बात है कि मैं उसे बिना किसी कारण के नहीं मार सकता, इवान ने माइक की ओर देखते हुए सोचा जो दूर जा रहा था। हालांकि इवान माइक को मारना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में वह उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, वह अभी ऐसा नहीं कर सकता। वह पहले से ही माइक के साथ एक टीम में काम नहीं कर रहा है जो उसके मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और उसे यकीन नहीं था कि अगर वह बिना किसी कारण के अपने साथी को मार देता है तो क्या होगा। ठीक है, अगर वह मेरे साथ परेशानी ढूंढने की कोशिश करता है तो मेरे पास उससे छुटकारा पाने का अच्छा कारण होगा, इवान ने सोचा और उस चट्टान की ओर चल दिया जो उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। ये दोनों बिना कुछ बोले ही अलग हो गए। मेसन, एक गंजे सिर वाले व्यक्ति ने कहा। वह स्टील शिपर्स के गिल्ड मास्टर हैं जो एक सिल्वर रैंक गिल्ड है। ऐसा लगता है कि वे अच्छे संबंधों में नहीं हैं, इसाक ने भी कहा, क्योंकि केवल इवान और माइक ही अलग हुए थे। अच्छा कार्यकाल हो या ना हो, अगर उन्हें अच्छे नतीजे चाहिए तो उन्हें टीम बनाकर काम करना चाहिए, अकादमी के शिक्षक व्याट ने नाखुश स्वर में कहा। सभी हंटर अकादमी टूर्नामेंट में अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें टीम बनाकर काम करना होगा, और अगर वे यहाँ टीम बनाकर काम भी नहीं कर सकते तो वे टूर्नामेंट में हमारी अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं हैं। वे हमारी अकादमी के नाम को बदनाम करेंगे, एक अन्य शिक्षक ने वाइट का समर्थन करते हुए कहा। अन्य लोगों को ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि स्क्रीन लगातार बदल रही थी और अलग अलग छात्रों को दिखा रही थी। इसके अलावा इवान और माइक दोनों ही डी जोड़ रैंक के शिकारी थे। कुल मिलाकर यह बुरा नहीं है कि कई अन्य छात्र हैं जो उनसे उच्च रैंक के हैं। अचानक एक स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने एक पुरुष और एक महिला छात्र को देखा जो 3 मीटर लंबे बाग के सामने खड़े थे। वे इतनी जल्दी एक सी रैंक के 1 बाग से भिड़ गए, एक आदमी ने स्क्रीन देखकर कहा। भले ही वे छात्र सी रैंक के 1 बाग के सामने खड़े थे लेकिन दोनों छात्रों के हाव भाव नहीं बदले। दहाड़, 1 बाग दहाड़ता हुआ उन पर झपटा। ये देखकर महिला छात्र ने अपना हाथ हिलाया और अचानक जमीन से दसियों बेलें निकल आईं और बाग को हवा में ही बांध दिया। दहाड़, बाग दहाड़ उठा और उसके चारों ओर हवा के दसियों ब्लेड उभर आए। ये बेलों को काट रहा है। लेकिन इससे पहले कि सभी बेलें हवा के ब्लेड से कट जाती, पुरुष छात्र ने अपनी उंगली चटका दी। नरक, पुरुष छात्र ने कहा, और अचानक जंगल के बाग के ठीक नीचे जमीन से एक आग का बवंडर उभरा। दहाड़, पीड़ा से भरी दहाड़ गूंजी और जंगल का बाग आग के बवंडर में समा गया। सिर्फ 3 सेकंड में बाग की दहाड़ बंद हो गई और आग का बवंडर भी गायब हो गया।
जब बवंडर गायब हो गया तो बाघ का कोई निशान नहीं बचा था। जल्द ही एक स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट दिखाई दिया जो छात्रों के अंक दिखा रहा था। लियोन और सैली 20 अंक। माइक से अलग होने के बाद इवान एक चट्टान की ओर भागा जो उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। वह उस चट्टान का उपयोग करके अपने आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह से देखना चाहता था। भागते समय वह पूरी तरह से केंद्रित था क्योंकि वह जानता था कि द्वीप राक्षसों से भरा हुआ है और वह जितना गहरा जाएगा उतना ही खतरनाक होता जाएगा। ओह, उसकी किस्मत वाकई अच्छी है, अचानक ओलिवा ने कहा जब वैलेरी स्क्रीन पर दिखाई दी। स्क्रीन पर एक सी जोड़ रैंक का अजगर वैलेरी को देख रहा था अपनी गहरी पीली आंखों के साथ। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह था अजगर के पीछे चांदी की छाती। वैलेरी एक साधारण सी दिखने वाली तलवार पकड़े हुए था और शांति से अजगर को देख रहा था। छात्र तलवार या अपनी इच्छानुसार कोई भी हथियार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कलाकृतियों के विपरीत इन हथियारों में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है जो उनकी शक्ति को बढ़ाएगा। अजगर खंडहरों में मारे गए एक सींग वाले पृथ्वी अजगर के समान था, लेकिन इसका रंग हल्का लाल था और इसके सिर पर कोई सींग नहीं था। लाल धुआं जो इसके आसपास के पौधों को नष्ट कर रहा था समय समय पर इसके शरीर से निकल रहा था। जहरीले अजगरों से निपटना आसान नहीं है क्योंकि उनका जहर बहुत घातक होता है, एडवर्ड ने अजगर को देखकर कहा। बी रैंक का शिकारी भी इसके जहर से बच नहीं सकता। दूसरों ने भी उसकी बात सुनकर सिर हिलाया क्योंकि वे भी यही सोच रहे थे। हिस, जब वैलेरी उसकी ओर बढ़ी तो जहरीले अजगर ने फुफकार मारी। उसके मुंह से गहरा लाल जहरीला धुआं निकला और उसकी ओर बढ़ा। जहरीले धुएं की वजह से जमीन गलने लगी, लेकिन वैलेरी ने हिलना बंद नहीं किया। ठंडी आभा, वैलेरी ने बड़बड़ाया और उसके शरीर से एक हल्की नीली आभा निकली जिसने उसके चारों ओर 10 मीटर का क्षेत्र कवर कर लिया। जब जहरीला धुआं हल्की नीली आभा के संपर्क में आया तो वह तुरंत जम गया और उसकी ओर बढ़ना बंद कर दिया। अचानक बिजली की गति से जमीन से बर्फ की दसियों जंजीरें निकलीं और अजगर के मुंह के चारों ओर लिपट गईं। शशश, अजगर के शरीर को छूने वाली बर्फ की जंजीरों के गलने की आवाज़ आई। क्योंकि अजगर के शरीर से निकलने वाले धुएं के कारण अजगर का मुंह बर्फ की जंजीरों से बंद था, इसलिए वह जहर नहीं उगल पा रहा था। चूंकि वह जहर नहीं उगल पा रहा था, इसलिए वैलेरी आसानी से उसके पास पहुंच गई। उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा के कारण अजगर का शरीर सख्त हो गया। वह बर्फ की जंजीरों में से एक पर कूद गई और उसे सहारा बनाकर पलक झपकते ही अजगर के ऊपर पहुंच गई। अजगर के सिर पर पैर रखने से पहले उसके पैरों पर बर्फ की एक परत चढ़ गई ताकि उसके शरीर से निकलने वाला जहरीला धुआं उसे नुकसान न पहुंचाए। बी रैंक पर पहुंचने और अपने शरीर को जगाने के बाद उसकी बर्फ कौशल की शक्ति बहुत बढ़ गई। हालांकि अजगर ने बर्फ की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उसके सिर के ऊपर पहुंचने के बाद वैलेरी के चारों ओर की बर्फीली आभा अचानक और भी मजबूत हो गई और अजगर को लगा कि उसका पूरा शरीर जम गया है। ठंडी आभा के कारण अजगर ने एक पल के लिए अपना शरीर हिलाना बंद कर दिया और वैलेरी ने यह मौका नहीं छोड़ा। वह तुरंत उसके सिर के किनारे पर पहुंची और अपनी तलवार उसकी एक आंख में घुसा दी। हिस, अजगर दर्द से फुफकार उठा और लाल खून का फव्वारा निकल आया। वैलेरी द्वारा अपनी बर्फीली शक्ति को उसमें प्रवाहित करने पर सामान्य दिखने वाली लोहे की तलवार अचानक गहरे नीले रंग में बदल गई। चून की तलवार उसकी आंख में घुसी थी, इसलिए अजगर का पूरा सिर और मस्तिष्क तुरंत जम गया। धम्म, एक तेज आवाज के साथ अजगर का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। वैलेरी ने अजगर के सिर से अपनी तलवार निकाली और उससे नीचे कूद गई। उसने सिर्फ 10 सेकंड में इतनी आसानी से उसे मार डाला, जूलियन ने अभी भी स्क्रीन को देखते हुए कहा। उसे भर्ती करने के बारे में सोचना भी मत। वह सिल्वर स्टार गिल्ड के गिल्ड मास्टर की बेटी है, कोई रास्ता नहीं है कि वह किसी अन्य गिल्ड में शामिल हो जाए, ओलिवा ने हंसते हुए कहा। ओलिविया की बात सुनकर सभी ने सावधानी से मुस्कुराया और इसहाक की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। अजगर को मारने के बाद वैलेरी सिल्वर चेस्ट की ओर चली गई। इस दौरान उसका साथी उसी जगह पर खड़ा था। उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि इससे पहले कि वह उसकी मदद कर पाता, उसने उस अजगर को मार दिया। चेस्ट के सामने आने के बाद वैलेरी ने उसे खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक रॉकेट आसमान की ओर उछला। बूम, आसमान में जोरदार आतिशबाजी हुई और कुछ टेक्स्ट दिखाई दिया। वैलेरी 40 अंक / योजक चिन्ह। सिल्वर चेस्ट खोलने के लिए उसे 40 अंक मिले। वैलेरी और फिन 90 अंक, लियोन और सैली 20 अंक। आतिशबाजी की वजह से हर छात्र आसमान की ओर देखने लगा और वैलेरी को 40 अंक प्राप्त करते देख काफी ईर्ष्यालु थे। लेकिन चून की परीक्षा अभी शुरू हुई थी, इसलिए वे उसे मारने नहीं गए थे। अधिकांश छात्र पहले ऐसे लोगों की तलाश करने के बारे में सोच रहे थे जिनके साथ वे टीम बना सकें ताकि वे उच्च श्रेणी के राक्षसों या शक्तिशाली छात्रों को मार सकें। इसके साथ वह अन्य छात्रों के मुकाबले अच्छी बढ़त बना चुकी है, एडवर्ड ने कहा और अन्य स्क्रीन को देखा। अचानक एक और स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई जो दर्शाती है कि एक अन्य छात्र ने राक्षस का सामना किया।
जब लोगों ने स्क्रीन को देखा तो उन्होंने एक छात्र को इत्मीनान से भागते हुए देखा। जिस दिशा में वह भाग रहा था उससे कुछ ही दूरी पर एक सी रैंक का जंगली धरती का बोर्ड था। क्या ये वही छात्र नहीं है जो परीक्षा शुरू होते ही भाग गया था? एडवर्ड ने इवान को देखकर कहा। वह सिर्फ डी जोर रैंक का है और वह मूर्ख की तरह जंगली धरती के बोर्ड की ओर भाग रहा है। वह ये जाने बिना भी मर जाएगा कि उसे क्या मारेगा। इवान को इत्मीनान से बोर्ड की ओर भागते हुए देखकर वाइट ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। जंगली धरती का बोर्ड 2 मीटर लंबा था और गहरे भूरे रंग के फर से ढका हुआ था। इसकी आंखें गहरी लाल थीं जो इसे एक राक्षसी रूप देती थीं। जब इवान उससे 100 मीटर दूर था तब बोर्ड ने आखिरकार उसे देखा। मुंह। बोर्ड ने अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली और एक ट्रक की तरह इवान की ओर दौड़ा। बहुत बेवकूफ छात्र है, वाइट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। गिल्ड के लोग भी अपना सिर हिला रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि उसके जैसा कोई व्यक्ति डी जोर अंडरस्को कैसे बन सकता है। वाइट के मुंह से निकले शब्द उसके गले में अटक गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गिल्ड के लोग और दूसरे शिक्षक भी स्क्रीन पर हैरान होकर देख रहे थे। स्क्रीन पर जब वह बोर्ड इवान से सिर्फ 20 मीटर दूर था तो वह अचानक जमीन पर गिर गया। इवान ने अपनी गति भी धीमी नहीं की और बोर्ड की ओर देखे बिना ही उसके पास से भाग गया। पहले तो सभी ने सोचा कि बोर्ड थक गया है और उसने झपकी लेने का फैसला किया है, लेकिन अचानक अंक तालिका में दूसरा नाम दिखाई दिया। वैलेरी और फिन 90 अंक, लियोन और सैली 20 अंक, इवान और माइक 20 अंक। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया जबकि वाइट का मुंह अभी भी आधा खुला था। सभी लोग चुप थे और जंगली धरती के बोर्ड को देख रहे थे जो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे जंगली धरती के बोर्ड के नीचे खून का एक तालाब बनने लगा। आखिर क्या हुआ? एडवर्ड ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ पूछा। रिप्ले चलाओ, वाइट ने कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बेवकूफ़ दिखने वाले डी जोर रैंक के छात्र ने बिना कुछ किए सी रैंक के जंगली धरती के बोर्ड को मार दिया। क्या वह हैकर है? वाइट ने सोचा कि क्या इवान ने किसी तरह वीआर को हैक कर लिया है। जल्द ही उन्होंने रिप्ले देखा जिसमें इवान बेफिक्र भाव से भाग रहा था और जंगली धरती का बोर्ड उसकी ओर दौड़ रहा था। उनका पूरा ध्यान बोर्ड पर था ताकि वे देख सकें कि क्या हुआ। अचानक उन्होंने देखा कि जब बोर्ड इवान से 20 मीटर दूर था तो उसकी छाया थोड़ी झिलमिलाई और उसमें से एक काली गोली निकली जो उसके दिल को चीरती हुई निकल गई। काली गोली सिर्फ 3 सेंटीमीटर बड़ी थी और बहुत तेज थी। बोर्ड मरने से पहले प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। ये किस तरह का कौशल है? जूलियन ने गोली को ध्यान से देखते हुए पूछा। केवल डी जोर रैंक होने पर भी सी रैंक के राक्षस को इतनी आसानी से मार पाना बहुत प्रभावशाली है, जेफरी ने इवान की ओर देखते हुए कहा जो अभी भी पहले की तरह चट्टान की ओर भाग रहा था। इवान के डी जोर रैंक पर पहुंचने के बाद उसकी आयामी छाया गोली की शक्ति और गति भी बढ़ गई। जब वह डी रैंक पर था तो वह इस तरह सी रैंक के राक्षसों को नहीं मार सकता था, लेकिन जब वह डी जोर रैंक पर पहुंचा तो उसकी गोली को बुलाने की गति और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जल्द ही स्क्रीन पर अन्य छात्र दिखाई देने लगे क्योंकि अधिक से अधिक छात्र राक्षसों का सामना करने लगे। लेकिन गिल्ड के कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने फ़ोन देख रहे थे। कुछ दिन पहले उन सभी को प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के बारे में जानकारी मिली। उनमें से ज़्यादातर ने सिर्फ उन छात्रों का विवरण देखा जो सी रैंक या डी जोर रैंक तक पहुंचे थे। चूंकि इवान उस समय डी रैंक का शिकारी था इसलिए ज़्यादा लोगों ने उसकी प्रोफाइल पर ध्यान नहीं दिया। जब गिल्ड के इन लोगों ने इवान की जानकारी देखी तो उनमें से अधिकांश लोग हैरान रह गए। शैडो फिजिक नामक एक विशेष काया है जो कुछ समय पहले ही जागृत हुई है। कुछ समय पहले तक वह एफ रैंक का शिकारी था। जब जेफरी ने इवान की जानकारी पढ़ी तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। वह सिर्फ एफ रैंक का शिकारी था जो अपनी काया की समस्या के कारण अपनी रैंक भी नहीं बढ़ा पाया था, लेकिन अपनी काया को जागृत करने के बाद वह इतनी जल्दी डी जोर रैंक पर पहुंच गया और वह सी रैंक के राक्षसों को भी इतनी आसानी से मार सकता है। मैंने शैडो फिजिक नामक इस काया के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, लेकिन इतने कम समय में उसके सुधार को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जेफरी ने सोचा और स्क्रीन पर विचारमग्न भाव से देखा। जेफरी के अलावा कई अन्य लोग भी उसकी जानकारी देखकर दंग रह गए। इवान को इनमें से किसी के बारे में पता नहीं था, न ही उसे इसकी परवाह थी। उसे पहले से ही किसी भी गिल्ड में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 3 मिनट बाद वह चट्टान के नीचे पहुंच गया। यह मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, इवान ने चट्टान के नीचे पहुंचते ही बड़बड़ाया। चट्टान करीब 100 मीटर ऊंची थी। अपनी मौजूदा ताकत से 100 मीटर ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं है और वह आसानी से कुछ ही मिनटों में इस पर चढ़ सकता है। लेकिन मैं कुछ मिनट क्यों बर्बाद करूं जब वह कुछ ही सेकंड में इसके ऊपर चढ़ सकता है, इवान ने सोचा और अचानक ज़मीन से 2 बर्फ़ की जंजीरें निकलीं। दोनों बर्फ़ की जंजीरें 20 मीटर ऊंची चली गईं और चट्टान की सतह से निकल रही एक चट्टान के चारों ओर लिपट गईं। इवान ने बर्फ़ की जंजीरों को पकड़ा और उन्हें रस्सियों की तरह इस्तेमाल करते हुए वह तेज़ी से 20 मीटर ऊपर चढ़ गया।
20 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद उसने बर्फ की जंजीरों का कौशल इस्तेमाल करना बंद कर दिया और दोनों बर्फ की जंजीरें गायब हो गईं। बर्फ की जंजीरों के गायब होने के बाद उसने एक बार फिर कौशल को सक्रिय किया और पहाड़ की सतह से 2 और बर्फ की जंजीरें निकली जो एक बार फिर 20 मीटर ऊपर चली गईं। ठीक इसी तरह इवान ने 5 बार आइस चेन स्किल का इस्तेमाल किया और कुछ ही सेकंड में चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। चट्टान की चोटी पर पहुंचने के बाद इवान आखिरकार दूर तक देख पाया। चट्टान के पीछे एक खुला क्षेत्र था जिसमें घास का मैदान था जिसमें कई तरह के पेड़ थे। उसने घास के मैदान में कई राक्षसों को घूमते देखा। घास के मैदान के बाद घने पेड़ों से भरा एक छोटा सा क्षेत्र था जो जंगल जैसा दिखता था। उसने घास के मैदान और जंगल के बीच एक छोटी सी झील भी देखी। घास के मैदान में कई राक्षस थे जिन्हें वह देख पाया। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई ऐसा कौशल नहीं है जो मेरी दृष्टि को बढ़ाता है और मुझे दूर तक देखने की अनुमति देता है, अन्यथा मैं यहाँ से सभी राक्षसों को मार देता, इवान ने अफसोस भरी आवाज़ में कहा। हालांकि वह राक्षसों को देख सकता था, फिर भी वे उससे बहुत दूर थे और वह अपनी दृष्टि को बढ़ाने वाले कौशल के बिना अपनी आयामी छाया गोली का उपयोग करके उन्हें मारने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। चीख! अचानक इवान ने एक पक्षी की तेज चीख सुनी और जल्दी से ऊपर देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक विशाल बाज अपना मुंह खोलकर उसकी ओर गोता लगा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह उसे निगल जाना चाहता है। बस एक डी जोर रैंक का बाज, इवान ने बड़बड़ाया और बिना किसी बदलाव के गोता लगाने वाले बाज को देखा। जब बाज उससे 10 मीटर दूर था तभी जमीन से बर्फ की जंजीरें निकलीं और सांपों की तरह बाज की ओर बढ़ीं। शिरके! बाज ने चीख मारी और बर्फ की जंजीरों से बचने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी तेज थीं कि वह बच नहीं सका। सांपों की तरह बर्फ की जंजीरों ने बाज को लपेट लिया और उसे हवा में ही रोक दिया। इवान ने बाज की ओर अपनी उंगली उठाई और उसकी उंगली के सिरे पर एक छोटी गोली बन गई। स्विश! गोली एक सेकंड में ही बाज की ओर चली गई। क्योंकि बाज बर्फ की जंजीरों से बंधा हुआ था इसलिए वह हिल नहीं पा रहा था और छाया की गोली ने उसे एक ही झटके में मार डाला। बाज को मारने के बाद इवान चट्टान पर नहीं रुका और घास के मैदान को देखने लगा। वहाँ बहुत सारे राक्षस हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए, इवान ने सोचा और घास के मैदान में जाने का फैसला किया। इवान चट्टान के किनारे पर आया और नीचे जाने लगा। उसने नीचे उतरने के लिए पहले की तरह ही एक बार फिर बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया। धमाका! नीचे उतरते समय इवान ने अचानक आतिशबाजी की आवाज़ सुनी और अपनी दाईं ओर देखा। दूर आसमान में कुछ शब्द दिखाई दिए। एमी 36 अंक। किसी और व्यक्ति ने चांदी की पेटी खोली। इवान ने आतिशबाजी को देखते हुए सोचा, यह उसके स्थान से बहुत दूर था, अन्यथा वह वहां जाने के बारे में सोच सकता था। उसने अपना सिर हिलाया और बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए नीचे जाना जारी रखा। जब उसने तीसरी बार बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया और चट्टान के आधे रास्ते पर था तो इवान रुक गया और चट्टान के बाईं ओर ध्यान से देखा। क्या वह गुफा है? इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने कुछ ही दूरी पर एक गुफा जैसी संरचना देखी। वह अभी भी जमीन से लगभग 50 मीटर दूर था। मुझे उस गुफा के अंदर भी एक संदूक मिल सकता है। इवान की आंखें चमक उठीं और उसने गुफा के प्रवेश द्वार के पास एक पत्थर के चारों ओर बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया। बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए वह गुफा के प्रवेश द्वार के किनारे पहुंचा और अंदर चला गया। गुफा बड़ी नहीं थी और अंदर जाते ही उसे वहां एक संदूक दिखाई दिया, लेकिन जब उसने संदूक का रंग देखा तो वह निराश हो गया। कांस्य रंग का संदूक, इवान ने बड़बड़ाया और बिना किसी उत्साह के उसकी ओर चला गया। एक कांस्य संदूक केवल 1 से 10 अंक दे सकता है, इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने संदूक को लात मारकर खोला और उसके ऊपर एक नंबर दिखाई दिया। 1 अंक। इवान! संदूक से मिले अंक को देखकर उसकी आंखें झपक गईं और वह बिना कुछ कहे पलट गया। वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसने बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया और चट्टान से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसने अपने सामने घास के मैदान को देखा और आगे की ओर भागा। 3 घंटे बाद इवान एक कांस्य संदूक के सामने खड़ा था। उसके पीछे एक डी जोर रैंक के घोड़े जैसे राक्षस का शरीर निश्चल पड़ा था। इवान बिना किसी भाव के संदूक को देख रहा था। इवान ने संदूक को लात मारकर खोला और उसके ऊपर एक नंबर दिखाई दिया। 1 अंक। 1 अंक देखकर उसका भाव वही रहा और वह जाने के लिए मुड़ा। घास के मैदान में आने के बाद ये तीसरा कांस्य संदूक था जिसे उसने खोला था, और हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा। उसने छात्रों की रैंकिंग पर नज़र डाली और उसे सिरदर्द होने लगा। 1 वैलेरी और फिन 570, 2 लियोन और सैली 536, 3 एमी और ग्लोरिया 478, 4 केविन और ओवन 470। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 इवान और माइक 389। भले ही हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन उस कमीने ने अभी तक केवल 30 अंक ही बटोरे हैं। इवान ने माइक को उसके अंक देखकर कोसा। घास के मैदान में आने के बाद उसे कोई सी रैंक या उससे ऊपर के स्तर का राक्षस नहीं मिला।
उसे केवल डी और डी जोड़ रैंक के राक्षस मिले और उसके ऊपर उसे जो कांस्य संदूक मिला उससे उसे केवल 1 अंक मिला। क्या मेरा भाग्य आंकड़ा वास्तव में एक धोखा है? अब इवान को वास्तव में अपने भाग्य पर संदेह होने लगा। उसे कोई सी या उससे ऊपर के स्तर का राक्षस नहीं मिला, न ही उसे अब तक कोई चांदी का संदूक मिला। पिछली आतिशबाजी को याद करके उसका मुंह फड़कने लगा। उस दिमागी रूप से मृत महिला की किस्मत वाकई अच्छी है। अभी कुछ मिनट पहले आसमान में एक और आतिशबाजी फूटी। इस बार चांदी की पेटी खोलने वाला व्यक्ति एक बार फिर वैलेरी था। पेटी खोलने के बाद उस महिला को 49 अंक मिले। अधिकतम 50 अंक ही मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे 49 अंक मिले। इवान उदास स्वर में बुदबुदाया। क्या मुझे बचे हुए अंक मिल रहे हैं? इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक इवान रुक गया जब उसने अपने से कुछ दूरी पर एक बड़ा पेड़ देखा। बेशक वह पेड़ की वजह से नहीं रुका था, वह इसलिए रुका क्योंकि फल की जगह वास्तव में पेड़ पर एक पेटी लटकी हुई थी। एक चांदी का संदूक, इवान ने उत्साहित स्वर में कहा और पेड़ की ओर दौड़ा। दहाड़! जब वह संदूक से सिर्फ 50 मीटर दूर था, इवान ने एक हिंसक दहाड़ सुनी। वह रुक गया और लटकते चांदी के संदूक से थोड़ी दूर शाखा को देखा। पेड़ की मोटी शाखा पर बैंगनी फर से ढका एक 3 मीटर लंबा बंदर अपनी गहरी पीली आंखों से उसे देख रहा था। सी जोड़ रैंक। इवान एक सी जोड़ रैंक राक्षस को देखकर और भी खुश था। सी जोड़ रैंक राक्षस उसे 50 अंक दे सकता है। इवान एक बार फिर आगे बढ़ने वाला था जब उसे कुछ याद आया और वह रुक गया। उसने बंदर की ओर देखा जो उसे गुस्से से भरी गहरी पीली आंखों से देख रहा था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने इधर उधर देखा और एक पत्थर उठाया। चलो देखते हैं, इवान ने सोचा और पत्थर बंदर की ओर फेंक दिया। पत्थर बंदर से नहीं टकराया और बस उसके पास से निकल गया। क्या वह अब उस चांदी के संदूक को मुझ पर फेंकेगा? इवान ने उत्सुकता भरी निगाहों से बंदर को देखा। इवान द्वारा पत्थर फेंकने के बाद बंदर की आंखें हिंसक हो गईं। उसने अपने चारों ओर देखा और उसकी नज़र जल्द ही चांदी की पेटी पर पड़ी। दहाड़! बंदर दहाड़ता हुआ चांदी की पेटी की ओर बढ़ा। ये काम कर गया। इवान दंग रह गया जब उसने बंदर को पेटी की ओर बढ़ते देखा। पेटी के सामने आने के बाद बंदर ने अपना बड़ा हाथ पेटी पर रखा और इवान की ओर देखा। हाँ, उस चांदी की पेटी को फेंक दो तुम मूर्ख बंदर! इवान ने मन ही मन अपनी आंखों में चमक भरते हुए चिल्लाया। आखिरकार मुझे चांदी की पेटी मिलेगी। बंदर ने लटकी हुई चांदी की पेटी को नीचे खींचा और इवान पर फेंकने के लिए उसे ऊपर उठाया। इवान चांदी की पेटी को पकड़ने के लिए तैयार था। इसे फेंक दो मूर्ख आदमी, इवान ने अपने मन में कहा। लेकिन पेटी को ऊपर उठाने के बाद बंदर ने पेटी को नहीं फेंका। उसकी आंखें जो एक पल पहले हिंसक थीं, सामान्य हो गईं और उसके बड़े होंठ मुड़ गए ऊपर की ओर। बंदर ने छाती को उसके बगल में रख दिया और इवान को उपहास भरी नज़र से देखा। थूका। अगले ही पल बंदर ने इवान की दिशा में थूका जो अभी भी छाती को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। इवान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। बंदर के चेहरे पर उपहास भरी नज़र देखकर इवान के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। अब मेरी किस्मत के अलावा एक बंदर भी मेरे साथ खेल रहा है, इवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करते हुए सोचा। उसके शरीर से एक नीली आभा फूट पड़ी और उसने बंदर को मारने के इरादे से भरी आंखों से देखा। जब इवान बंदर को मारने के इरादे से भरी आंखों से देख रहा था तो उसके पास ही 4 परछाइयां दिखाई दीं। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। पफ्फ हा। अंत में वाइट खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी अजीब निगाहों से स्क्रीन को देख रहे थे। वे पहले से ही दंग थे जब उन्होंने देखा कि डी जोड़ रैंक का शिकारी इवान सी जोड़ रैंक के राक्षस की ओर बढ़ रहा है। लेकिन राक्षस के पास आने के बाद उसने जो किया उसे देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। इवान को बंदर की ओर पत्थर फेंकते देख उनके दिमाग में एक ही विचार आया। क्या इस छात्र का दिमाग ठीक है? जब बंदर ने इवान की ओर चांदी का संदूक फेंकने की हरकत की तो वे हैरान रह गए और उन्हें लगा कि इवान बिना लड़े ही चांदी का खजाना ले लेगा। लेकिन जब बंदर ने इवान पर थूका तो यह वाकई मजेदार था। चूंकि वह बंदर उस पर हमला नहीं कर रहा है, इसलिए उसे बस वहां से चले जाना चाहिए, ओलिवा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वहां अन्य छात्र भी थे जो इवान से उच्च रैंकिंग में थे, लेकिन अधिकांश लोग उस स्क्रीन को देख रहे थे जिस पर उसे दिखाया जा रहा था। पिछले 3 घंटों में उसने कई डी और डी जोड़ रैंक के राक्षसों का सामना किया। अधिकांश लोग ये देखकर प्रभावित हुए कि इवान ने बिना किसी समस्या के उन सभी राक्षसों को कितनी आसानी से मार डाला। यहाँ तक कि उन्हें यह भी अजीब लगा कि हर बार जब उसने एक संदूक खोला तो उसे केवल 1 अंक मिला। ये बेवकूफ़ आदमी उस बंदर से लड़ने जा रहा है, वाइट ने कहा जब उसने इवान के शरीर से एक हल्के नीले रंग की आभा को फूटते देखा। अन्य लोग भी इसे देखकर दंग रह गए। हालांकि उन्होंने उसे पहले जंगली पृथ्वी बोर को मारते हुए देखा था, लेकिन बंदर एक सी जोड़ रैंक का राक्षस है और जंगली पृथ्वी बोर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है।
इसके अलावा इवान सिर्फ डी जोर रैंक का था और बिना किसी टीम के साथी के वहां अकेला था। हाँ देखो, 4 छात्र बंदर की दिशा में जा रहे हैं, अचानक जेफरी ने कहा जब उसने देखा कि 4 छात्र बंदर की दिशा में जा रहे थे। चलो चलते हैं। पहले जो राक्षसी दहाड़ रही थी वह निश्चित रूप से सी जोर रैंक के राक्षस की थी, बेन ने आगे दौड़ते हुए कहा। परीक्षा से पहले वह सी रैंक का शिकारी था, लेकिन अपने सभी संसाधनों का उपयोग करने के बाद वह सी जोर रैंक पर पहुंच गया। उसके पीछे 2 पुरुष और एक महिला छात्र थे। इन तीनों में से दोनों पुरुष सी रैंक के थे जबकि महिला छात्र डी जोर रैंक की थी। जब इवान ने मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया तो उसकी आभा तुरंत आसमान छू गई। डी जोर रैंक पर आगे बढ़ने से पहले वह 100% मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद वीआर में सी जोर रैंक तक पहुंचने में सक्षम था। लेकिन डी जोर रैंक पर आगे बढ़ने के बाद जब उसने मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया तो उसकी शक्ति एक सामान्य सी जोर रैंक के शिकारी से भी अधिक थी। बूम! इवान के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई क्योंकि वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया और इवान एक गोली की तरह आगे बढ़ा। जब उसने पाया कि बंदर 20 मीटर की सीमा के भीतर था तो उसने आयामी छाया बुलेट को सक्रिय किया और मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया। अचानक पेड़ की शाखा पर खड़े बंदर को जानलेवा खतरा महसूस हुआ और वह बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ से नीचे कूद गया। स्विश! उसके नीचे से एक गहरी काली गोली निकली और उसके बैंगनी फर को छूती हुई निकल गई। शाखा पर रखा चांदी का संदूक भी तब दूर जा गिरा जब बंदर पेड़ से नीचे कूदा। जैसे ही बंदर नीचे कूदा और अभी भी हवा में था, जमीन से 2 बर्फ की जंजीरें निकलीं और सांपों की तरह उसकी ओर बढ़ीं। दहाड़! बर्फ की जंजीरों को अपनी ओर आते देख बंदर ने जोर से दहाड़ लगाए और उसके शरीर पर एक सुनहरी आभा छा गई। हवा में ही बंदर ने अपने विशाल हाथों से दोनों बर्फ की जंजीरों को पकड़ लिया और उन्हें आसानी से कुचल दिया। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ बंदर जमीन पर गिरा, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा उसने देखा कि इवान उसके सामने आ गया है। इवान अभी भी इस बंदर द्वारा खेले जाने के कारण गुस्से में था। बिना प्रतीक्षा किए बंदर के सामने आकर इवान ने बंदर के चेहरे पर मुक्का मारा। जो बंदर अभी अभी उतरा था वह तब दंग रह गया जब उसने देखा कि उसके उतरने के तुरंत बाद एक मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। आखिरी क्षण में बंदर ने खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें पार कर लीं। बूम! बिना किसी आरक्षण के इवान का पूरा पावर पंच, जो अब एक सामान्य सी जोर रैंक शिकारी से भी अधिक शक्तिशाली था, बंदर के पार किए हुए हाथों पर जा गिरा। क्रैक! दहाड़! हड्डी टूटने की आवाज आई और उसके बाद दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी क्योंकि बंदर का विशाल शरीर पीछे की ओर फेंका गया। लेकिन इवान की आंखें अभी भी ठंडी थीं और उसने बंदर का बारीकी से पीछा किया। जब बंदर अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था तो अचानक 2 बर्फ की जंजीरें उसके रास्ते में आ गईं और उसे चाबुक की तरह मारने लगीं। दोनों बर्फ की जंजीरों ने बंदर के सिर पर वार किया और उसकी गति को रोक दिया। बंदर का शरीर जमीन पर गिर गया और वह दर्द से कराह उठा। बूम! बंदर के पास पहुंचे इवान ने अपने पैर जमीन पर दबाए और बंदर से 5 मीटर ऊपर हवा में उछल गया। दर्द से कराह रहे बंदर ने लेटे हुए इवान की ठंडी आंखें देखीं। इवान को अपने ऊपर रौंदते देख उसके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया और एक सुनहरी आभा उसके पूरे शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। सिवश! लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर सुनहरी आभा से ढक पाता, इवान आसमान से उस पर टूट पड़ा। क्रंच! इवान ने बंदर के पेट पर सीधा रौंदा। खांसी! बंदर के चेहरे पर दर्द भरा भाव उभर आया और उसने खांसी के साथ खून भी निकाला जिसमें उसके अंदरूनी अंग भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद भी इवान नहीं रुका। हल्की नीली आभा उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठी हुई और सीधे बंदर के चेहरे पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी सीधे बंदर के चेहरे पर लगी और उनके आसपास की जमीन थोड़ी धंस गई। बूम! 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 क्रैक! अब तुम्हारा आत्मसंतुष्ट चेहरा कहाँ है? तुम अब क्यों नहीं हंस रहे हो? लगातार हमले, हड्डी टूटने और गालियों की आवाज़ें गूंजने लगीं जब इवान ने बंदर पर छाती से अंक न मिलने का सारा गुस्सा निकाला।